अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। आर्टिकल 22 बात करता है डिटेंशन से रिलेटेड, यानी कि किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को डिटेन कर लेना। अब ना वो भी दो तरह से किया जाता है। एक तो आपका प्यूनिटिव का मतलब क्या है कि अपराध हो गया है उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपने कोई जुर्म कर दिया उसके बाद। एक होता है प्रिवेंटिव, पुलिस को अगर शक हो गया कि आप ऐसा कुछ कांड करने जा रहे हो तो उससे पहले ही आप कुछ एक्ट करो, उससे पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, किसी चीज़ को रोकने के लिए, राइट। अब आर्टिकल 22 एक तरह से प्रोटेक्शन देता है पर्सन्स को जिनको अरेस्ट या डिटेन किया गया है प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे। अब आर्टिकल 22 जो है वो बात करता है कि भाई कुछ राइट्स है जिनको डिटेन किया गया है। क्या राइट है? सबसे पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि किस ग्राउंड के बेसिस पे आपने उनको अरेस्ट किया है, क्या जुर्म किया उन्होंने, आप वो बताओ। उनको अधिकार है राइट टू कंसल्ट और एंड डिफाइंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। आप लोगों को मालूम होगा भारत में जो है वो फ्री लीगल एड भी है, राइट, आर्टिकल 39 बी के अंडर। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तो आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को मतलब कि बेगुनाह साबित करो। कैसे करोगे? एक लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, एक वकील हायर करके, राइट। तो वही है इसमें। नेक्स्ट है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है विद इन 24 आवर। इसमें ना एक्सक्लूडिंग या जर्नी टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे भाई कोई बहुत दूर किसी को अरेस्ट कर लिया, अब कोर्ट का टाइम ही मतलब कि वहाँ तक कोर्ट तक ले जाने में ही लग गए 15-20 घंटे, है नी, तो वो वाला टाइम एक्सक्लूड है। नेक्स्ट, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर। आप किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस मजिस्ट्रेट अलाउ करे। इज दैट क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है इसका मतलब कि आर्टिकल 22 का, वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट है गाइज वो है सेकंड पार्ट आर्टिकल 22 का, जो कि डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड। इसमें ये बोला गया है, ये जो आर्टिकल है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी कि एलियंस दोनों को अवेलेबल है। अब आपने जिसको डिटेन किया है आप उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए और वो रिकमेंड करे कि 3 महीने से ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने किस बेसिस पे उनको डिटेन किया गया है आपको बताना पड़ेगा, और जिनको डिटेन किया गया है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो खुद को मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सके। हो सकता है कि गलत फहमी हुई हो, राइट, हो सकता है कि उनको गलत वे में डिटेन किया गया हो, तो उससे रिलेटेड ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं खुद को, राइट, ओके, थ्रू ए लीगल प्रैक्टिशनर। नाउ नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बात करता है बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि जैसे इंसानों को बेच दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जो आप लोगों ने सुना होगा, मतलब जो लड़कियां वगैरह होती है इधर उधर से ला के उनको बेच दिया जाता है, राइट, ओके। नेक्स्ट, बेगार यानी कि आप किसी से मजदूरी करवा रहे हो ज़बरदस्ती, वो भी बिना किसी पेमेंट के। अंडरस्टूड? अब ये जो राइट है ना, ये आपके नागरिकों को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। इस राइट मतलब कि जहाँ पे जो राइट है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट आपको राइट प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में? सेलिंग एंड बाय ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, ये सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं बैन करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, राइट। और इससे रिलेटेड एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट भी बनाया गया था 1956 में, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो बात करता है वो बात करता है कि 14 साल से बच्चे मतलब 14 साल से कम बच्चों की जिनकी एज है उनको डेंजरस जॉब जैसे फैक्ट्री, माइंस, इन सब में मतलब कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, मतलब कि नहीं देनी चाहिए, राइट। लेकिन ये जो बेसिकली प्रोविज़न है ये आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट नहीं करता एम्प्लॉयमेंट को हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में। इसीलिए आप लोगों ने टीवी सीरीज़ वगैरह हो गया या फिर मूवीज़ वगैरह हो गया, वहाँ पे बच्चे वगैरह देखने को मिलते हैं बिकॉज वो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में कंसिडर कर लिया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। प्लस में ये भी देख सकते हो ये प्रोहिबिट भी करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट इन हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस। इज दैट क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आने के नोट दैट मच चांसेस। सिंपल सा क्वेश्चन अब तक क्या है ना वो समझ लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, उससे ज़्यादा वो डिटेल में गए नहीं, राइट। नेक्स्ट आपका
अब ना आर्टिकल हम लोग ने 23 समझ लिया, 24 समझ लिया। अब कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या भाई, आप किसी से ना बंधुआ मजदूर यानी कि फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते। लेकिन लेट से कल को स्टेट को जो है वो मतलब कि जरूरत पड़ गई, मतलब कि लड़ाई छिड़ गई हमारी, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के साथ हमें सोल्जर्स की जरूरत पड़ गई, तो स्टेट उस सेंस में चाहे तो आपसे मतलब ऐसे काम करा सकती है। मेरी बात सुनो, इसमें एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 में जो बोलता है कि स्टेट चाहे तो ना कंपल्सरी पब्लिक सर्विस इंपोज कर सकती है लेजिटिमेट केसेस में, यानी कि मतलब कि इंडिया के इंटरेस्ट में अगर ऐसी जरूरत पड़े तो कंपल्सरी पब्लिक सर्विस इंपोज कर सकते हैं। और आप उसको ये नहीं कहोगे तो फोर्स्ड लेबर है, नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, राइट। एंड जब ऐसा करेगी गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल स्टेट ऐसा करे कि कंपलसरी सर्विस जो है ना वो इम्पोज कर लिए कुछ केसेस में, तो उस टाइम पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी के साथ कि भाई आप इस धर्म से बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको नहीं ले रहे, आपको ले रहे हैं। किसी रेस, कास्ट या क्लास के साथ ऐसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि आर्टिकल 23 स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी रिक्रूटमेंट, किस चीज़ के लिए, पब्लिक पर्पजेज़ के लिए, जैसे मिलिट्री, सोशल सर्विस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, राइट। अब आर्टिकल 24 इसके अंडर ऐसा कोई प्रोहिबिशन है नहीं, ये आर्टिकल एब्सोल्यूट है, जस्ट लाइक आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल भाई, आर्टिकल 17। इज दैट क्लियर? कुछ ये एक्ट है जो कि पास किए गए हैं अंडर आर्टिकल 24, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, 1986 चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये कुछ एक्ट्स है जो कि पास किए गए हैं आपके इससे रिलेटेड। नाउ अब आर्टिकल 25 किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ ये कंसाइन फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको अधिकार है फ्रीडम ऑफ ये कंसाइन, मतलब कि आपकी इनर फ्रीडम है, आप अंदर से किसी भी भगवान को मान सकते हो, मन ही मन में आप चाहे तो किसी भी चीज़ की पूजा कर सकते हो, वो आपकी टोटल फ्रीडम है, करना चाहो ना करना चाहो, इट इज़ टोटली अप टू यू। नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेस, ये जो ये फ्रीडम टू ऑफ कंसाइंस है ना, ये आपकी इनर एक तरह से वो है फ्रीडम, राइट। लेकिन जब आपकी इनर फ्रीडम आउटवर्ड एक्सप्रेशन लेती है तो वो राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपोगेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे राइट टू प्रोफेस में क्या होता है कि आप डिक्लेयर करते हो अपना रिलीजियस बिलीफ ओपनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे टीका लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रोफेस कर रहे हो, राइट। राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जैसे आप हवन करवा रहे हो या कुछ और रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो, राइट, तो वो सारी चीज़ आपका आ जाएगा राइट टू प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट, यानी कि आप ट्रांसमिशन और डिसेमिनेशन, आप अपने रिलीजियस बिलीफ को किसी और को बता रहे हो और कहीं ना कहीं उनको मतलब बता रहे हो अच्छाई अपने अपने रिलीजन की, कि हमारे रिलीजन में ये है, हमारे रिलीजन में वो, तो आप प्रोपोगेट कर रहे हो अपने रिलीजन को। कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल टीवीज़ के थ्रू भी है नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू भी, तो अलग अलग तरीके हैं प्रोपोगेट करने के लिए, राइट। अब आर्टिकल 25 जो है, जो कि रिलीजियस बिलीफ को कहीं ना कहीं कवर करता है, ये बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कवर करता है, इतना याद रखना है। और ये राइट जो है वो अवेलेबल है आपके सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, दोनों को ही, ठीक है। ऐसे कौन कौन से राइट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप बोल रहे हो कि मैं तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप रोड पे कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर वहाँ पे जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या मोरालिटी या हेल्थ ऐसे कुछ इश्यू आ रहा है, तो उस सिनेरियो में आपका जो फंडामेंटल राइट है इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड इन नेचर, मतलब कि दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इज दैट क्लियर? नाउ स्टेट को ये अधिकार है कि वो रेगुलेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या किसी भी अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ को जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएटेड है। अब देखो ये थीमेटिक वीडियोज़ है, राइट, तो ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकते, अदरवाइज इसमें बहुत सारी डिबेट्स है, राइट, बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यार आवर एग्जामिनेशन, जितना रेलिवेंट है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में बात की गई है कि आर्टिकल 25 अधिकार देता है एक इंडिविजुअल को, आर्टिकल 26 अधिकार देता है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को या फिर एक ग्रुप को, ठीक है, एक मतलब कि एक सर्टेन ग्रुप जो कि सेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं, कि भाई वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए,
वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं रिलीजन के मैटर में। दे कैन ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए दी गई है, सर्टेन राइट्स। अब ना मतलब कि शेड्यूल मठ केस में बोला था कि जब हम बोलते हैं ना रिलीजियस डिनोमिनेशन, उसका सिंपल सा मतलब कॉमन फेथ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्टिव नेम। चलो ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबरीमाला केस था, सबरीमाला केस किससे रिलेटेड था? उसमें कॉन्फ्लिक्ट था आर्टिकल 25, 26 के अंडर। 25 में क्या लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। तो सबरीमाला केस में जो औरतें थी ना, मतलब जो महिलाएं थी, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बाय यूजिंग आर्टिकल 26 वहाँ के जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उन्होंने कुछ लॉ वगैरह बनाए गए थे कि उस प्रॉपर्टी को कैसे क्या मैनेज किया जाएगा, उनका भी फंडामेंटल राइट है ये, राइट। तो इन्हीं के बीच में क्लैश था। आर्टिकल 26 का यूज़ करके वहाँ का जो टेम्पल का जो मैनेजमेंट था उन्होंने लॉ बना रखे थे, मतलब कि वुमन एंट्री बैन है एक पर्टिकुलर एज की, और वो जो वुमन थी वो भी अपना फंडामेंटल राइट फॉलो करी थी अंडर आर्टिकल 25। सो दिस इज़ द क्लैश। आई होप दिस इज़ क्लियर। और एक और है इसमें जो आपको याद रखना है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ रिलीजियस, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियोसिटी। मतलब कि सिंपल सा मतलब है कि ना हर एक रिलीजन की ना एक होती है कोर प्रैक्टिस, एक होती है पेरिफेरल प्रैक्टिस। तो ये बोलता है कि जो स्टेट है ना वो कोर प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो पेरिफेरल वैल्यूज है ना उनमें कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड। चलो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 में ये है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब कि किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी तरह का टैक्स पे करे, ठीक है, और उस टैक्स से आप जो है वो अपने किसी पर्टिकुलर का मतलब रिलीजन का प्रमोशन या मेंटेनेंस करे। अंडरस्टूड। बिकॉज इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स से आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहाँ पे फीस ली जा रही है आपसे, आप बोलोगे सर ये तो मतलब कि आर्टिकल 27 का वायलेशन है। नहीं, जो फीस है ना वो मेंटेनेंस के लिए ली जा रही है। अंडरस्टूड। तो वो जो है वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो टैक्स नहीं है, वो एक मतलब कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक फीस है काइंड ऑफ। नाउ नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। ये मैंने बता दिया आर्टिकल 27 का, राइट, ये हम लोग कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में ना कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप मतलब कि किस तरह के स्कूल्स में दे सकते हैं, किस तरह के स्कूल्स में नहीं दे सकते, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। ओके, मतलब सिंपल सा आर्टिकल, आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट नो इसमें कैसे मिस हो गया, बट ठीक है आप लोग वो पढ़ सकते हैं खुद से ही, काफ़ी ईजी सा। वहाँ से अब तक तो खैर क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो बात करता है माइनॉरिटीज से रिलेटेड। अब आर्टिकल 29 में बात की गई है, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ के राइट को, माइनॉरिटी ग्रुप के राइट को, कि ये बात करता है कि जो भारत के नागरिक है जो इंडिया में रह रहे हैं, जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, अलग सा कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उनको अधिकार है कि वो कंजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को, राइट। और ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट है, यानी कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अंडरस्टूड, कि इसका कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नाउ आर्टिकल 29 सब क्लोज 2 बात करता है कि एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिनाई नहीं किया जा सकता रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज इनके बेसिस पे। इज दैट क्लियर? इफ़ इट इज़ अ स्टेट इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय स्टेट एड, यानी कि ये सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और वो इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट उसको फंड कर रहा है, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, या फिर मतलब कि गवर्नमेंट से हाफ पैसा आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पैसा आ ही रहा है गवर्नमेंट से, या तो पूरा आ रहा है या हाफ आ रहा है, तो उस सिनेरियो में आप किसी को यहाँ पे ये बोल के एडमिशन मना नहीं कर सकते कि आप इस धर्म से बिलोंग करते हो या इस रेस से, कास्ट से, लैंग्वेज से, ऐसा। अंडरस्टूड? तो ये इंडिविजुअल के राइट्स है, ना कि कम्युनिटी के। आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटीज़ की कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। जैसे इस राइट के अंदर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया गया है कि वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्न कर सकती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट भी बोला जाता है। आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 बात करता है कि ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब क्वेश्चन आएगा कितनी तरह की माइनॉरिटीज डिफाइंड है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो डिफाइंड तो नहीं है पर मेंशन है। कितनी तरह की? 2 तरह की, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है इंडिया में, ठीक है। नाउ ये प्रोवाइड करता है कि सारी की सारी रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अधिकार है
कि वो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी मर्जी के, जो भी उनकी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनको बना सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ओनली, तो ये आपको याद रखना है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ही अवेलेबल रहेगा। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इफ सच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट देन गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देना पड़ेगा ऐसे इंस्टीट्यूशन को। यानी कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वहाँ पे ना 2-3 एक्सेप्शन है जहाँ पे जो कंपनसेशन है ना वो मैंडेटरी है। कौन कौन से एक्सेप्शन है आप एक बार ध्यान से समझ लो। सबसे पहला, जो ज़मीन ली है अगर वो किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की है, उसके बाद अगर वो जो ज़मीन ली गई है वो जिससे ली गई है वो उसकी पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर आती है, तो उस सिनेरियो में ये कंपलसरी हो जाता है गवर्नमेंट पे कि वो कंपनसेशन दे। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नाउ आर्टिकल 30 सब क्लोज 2 बात करता है कि वाइल ग्रांटिंग द एड, जब एड दी जाती है यानी कि कुछ पैसा वैसा दिया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है या एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के द्वारा। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ताकि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों तरह की माइनॉरिटीज़ को एक तरह से इंश्योर किया जा सके कि भाई उनका मतलब कि प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, यानी कि जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप कहाँ पे जाओगे, तो आप जाओगे भाई साहब कोर्ट में। आर्टिकल 32 के अंडर जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के अंडर जाओगे हाई कोर्ट में। अब आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंसिडर किया गया है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर यू गेटिंग इट? और आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर किया जाता है, यानी कि इसको नहीं बदल सकते, इसको नहीं लिया जा सकता सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, पढ़ लेते हैं कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या रिट इशू कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। अभी हम लोग रिट देखेंगे कि किस तरह की रिट्स है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट जो है वो इशू करे। एनी अदर कोर्ट, मतलब कि कोई भी अलग कोर्ट, हेयर डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट, मतलब कि जो अदर कोर्ट है ना यहाँ पे, मतलब बोला ना कि पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है, यहाँ पे भाई क्योंकि हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी पावर है ना आर्टिकल 226। ये एनी अदर कोर्ट का मतलब ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अलग जो कोर्ट है ना उनके बारे में रेफर किया गया है, राइट। और जो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि हाँ अगर ऐसा होगा तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ एक्सेप्शन है वो आप लोग जब हम लोग इमरजेंसी करेंगे वहाँ पे देख लेंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग कर लेते हैं रिट। सबसे पहले है हिबस कॉर्पस, यानी कि लेट से पुलिस ने किसी बंदे को डिटेन कर लिया, 24 घंटे ही पास हो गए, तो आप रिट फाइल कर सकते हो हिबस कॉर्पस की। हिबस कॉर्पस में क्या है कि सुप्रीम मतलब कि कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि हिबस कॉर्पस की रिट इशू कर दी जाएगी। उसमें क्या किया जाएगा, उसमें कोर्ट ऑर्डर देगा कि जिसको भी डिटेन किया गया है उसको हमारे सामने पेश करो, ठीक है। फिर कोर्ट जो है वो देन कंसिडर करेगा कि जिसको डिटेन किया गया है उसको लीगली डिटेन किया गया है या इलीगली। अगर पाया जाता है कि जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है वो इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको जो है वो रिलीज कर देंगे। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये जो रिट है ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी डिटेंशन से। और ये जो राइट है ये आपका पब्लिक अथॉरिटीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे लगता है, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ पुलिस से आपको, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ऐसे आपको डिटेन कर रहा है तो भी उस पर ये रिट लग सकती है। तो ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये रिट ऑन द अदर हैंड इशू नहीं किया जाएगा जब डिटेंशन लॉफुल है, यानी कि आपने कुछ जुर्म किया है तब आपको डिटेन किया है तो कोई रिट नहीं लगेगी। अगर प्रोसीडिंग जो है कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कोर्ट से रिलेटेड है कि आपने लेजिस्लेचर में कुछ मतलब गलत चीज़ की हो या फिर कोर्ट में मतलब स्कैंडलाइज करने की कोर्ट को, मतलब कंटेम्प्ट होता है ना, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, उस तरह का डिटेंशन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया गया है, मतलब कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के बाद डिटेन किया गया तो भी भाई ये रिट नहीं लगेगी। अगर डिटेंशन कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम चले गए भाई पटना हाई कोर्ट में,
अरेस्ट हुआ है लेट से कोई हरियाणा हाई कोर्ट में, मतलब सॉरी हरियाणा एरिया में वो हुआ है, पटना हाई कोर्ट का जुडिक्शन है ही नहीं वहाँ पे, समझ रहे हो, तो वहाँ पे भी हिबस कॉर्पस नहीं लग पाएगी। मेंडामस क्या होता है? मेंडामस का सिंपल सा मतलब है कोर्ट डायरेक्शन देता है पब्लिक ऑफिशियल को कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी ध्यान से कीजिए। लेट्स से आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में गए, गवर्नमेंट ऑफिस में गए अपना काम कराने के लिए, लेकिन वो जो गवर्नमेंट ऑफिस मतलब कि ऑफिसर वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो उस सिनेरियो में ये जो मेंडामस वाली रिट है ना कि ये जो कोर्ट इशू करेगा वो की जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं आप ऑफिस में काम कराने गए गवर्नमेंट में, उन्होंने किया नहीं आप आ जाओगे रिट इशू, नहीं, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होना चाहिए। अब आपको कोई भी फंडामेंटल राइट हो, आप देख सकते हैं जो लिस्ट है वो वायलेट होगा ना तभी किया जाएगा, अंडरस्टूड, ओके। और ये यूज़ की जा सकती है रिट किसी भी पब्लिक फिगर के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, या फिर से किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अंडरस्टूड। ये जो रिट है मेंडामस की, इसको नहीं इशू किया जा सकता एक प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट टू इन्फोर्स ए डिपार्टमेंटल पॉलिसी दैट डज नॉट हैव स्टैट्यूटरी फोर्स, जब ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी हो, मतलब कि ऑब्लिगेटरी नहीं थी, डिस्क्रिशनरी थी, ठीक है। दूसरा, टू कंपेल द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कंपेल कर रहे हो काइंड ऑफ उस सिनेरियो में। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर, हाई कोर्ट, मतलब ऐसा नहीं है तुम उनको बोल रहे हो कि आप अपना काम ढंग से कीजिए, नहीं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उनके खिलाफ मेंडामस की जो रिट है वो इन्फोर्स नहीं की जाएगी, ये याद रखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से फंस रहे हैं आपके। नेक्स्ट जो है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है कि आप जो है वो एक्सीड कर रहे हैं अपनी जुरिडिक्शन को, समझ रहे हो। इमेजिन ए सिनेरियो, एक 13 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने एक मर्डर कर दिया, गलती से उससे मर्डर हो गया, आप उसको कोर्ट में लेके आ रहे हो, बट कोर्ट तो उसको सुनने के वो था ही नहीं, ठीक, वो तो जुवेनाइल जस्टिस में चलना था उसका केस, तो इस तभी ये प्रोहिबिशन वाला वो लगेगा, प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है इसको मतलब कि एंटरटेन करने की, मतलब कि इसको फैसला सुनाने की, आप तो अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहे हो, अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर गाइज। तो मेंडामस में डायरेक्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, कि वो पब्लिक ऑफिशियल को बोल रहे हैं, प्रोहिबिशन में इनएक्टिविटी है, वो रोक रहे हैं मत करो। मेंडामस में क्या था, करो अपना काम करो, यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं मत करो। यहाँ पे ये जो प्रोहिबिशन ये लगता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ में, अंडरस्टूड, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लग सकता। सर्क्युलरी क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, यानी कि टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी सेम ही है प्रोहिबिशन की तरह ही, बस इसमें क्या होता है ना, जो लेट से ये 13 साल का बच्चा था और कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया उस तरह से, तब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करेगा ट्रिब्यूनल को, या तो केस ट्रांसफ़र कर दो जो भी मतलब कि वैलिड अथॉरिटी है, या फिर आप जो जजमेंट है और टू ओवरटर्न द जजमेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, सब बताने के लिए बोला मैंने तो, राइट, ओके। ये कब किया जाता है सर्क्युलरी, जब आपने जुरिडिक्शन को जो है आपका राइट था ही नहीं, आपके पास पावर थी नहीं, आपने एक्सीड कर दिया, अंडरस्टूड। तो सर्क्युलरी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। प्रिवेंटिव कैसे है भाई, वो प्रिवेंट कर रही है कुछ हो ही ना, है नहीं, मतलब कि वो बोलिए कि केस या तो ट्रांसफ़र कर दो, है नहीं, वो मतलब प्रिवेंट कर दिया है कि आप जुरिडिक्शन को एक्सीड ना करो। क्यूरेटिव मतलब कि आप फैसला लिया जा चुका है, ओवरटर्न करने की बात कर रही है। लेकिन प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव है, यानी कि वो सिर्फ रोकने की बात करिए, यहाँ पे फैसले का तो कोई सीन ही नहीं है। ये जो रिट है सर्क्युलरी, ये पहले इशू की जा सकती थी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पे नहीं। 1991 में ये एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इशू की जाने लगी। दिस कुड बी योर प्रोबेबल क्वेश्चन, अंडरस्टूड, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्यो वेरेंटो। क्यो वेरेंटो क्या भाई, इसका सिंपल सा मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन। लेट से कोई बंदा है, उसने इलीगली जो है वो मतलब पैसा वैसा देके किसी पोस्ट पे बैठ गया बड़ी सी, ठीक है, और आपका हो सकता है एक ही सीट की और आप जो है मतलब कि उसके सही हकदार थे, आपको नहीं मिल पाई, तो उस सेंस में आप कोर्ट में जाओगे, क्यू वेरेंटो के अंडर जो भी है कोर्ट इशू करेगा क्यू वेरेंटो की रिट, कि वो पूछेगा जो भी वहाँ पे है कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कोर्ट इशू करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए लीगैलिटी ऑफ ए पर्सन क्लेम पब्लिक ऑफिस पे, कि हाँ आप इसके लायक भी हो, आप प्रॉपर मेथड के थ्रू आए हो नहीं, ताकि कोई भी इलीगल असर्पिंग ना हो पब्लिक ऑफिस की। इसको इशू किया जाएगा मतलब कि इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, जो कि परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, और वो पब्लिक ऑफिस किसी पर्टिकुलर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो। ये भाई मिनिस्टीरियल या प्राइवेट ऑफिस के केस में नहीं लगेगी। पता लगे कल को किसी को मिनिस्टर बना दिया और
कोर्ट में जाके इस तरह की रिट पेरिटाइज नहीं, राइट, ओके। बाकी रिट की तरह ये सिर्फ मतलब कि लाई जा सकते हैं साउट बाय एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड, नॉट जस्ट द एग्रीड पार्टी। कोई भी इंटरेस्ट, मतलब आपको हमको किसी को भी लगे कि हाँ यार मतलब वो जो बंदा है ना उस पब्लिक ऑफिस में गड़बड़ है नहीं, समझ रहे हो कि वो मतलब कि धांधलेबाजी करके आया है, तो उस सेंस में आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट्स का क्वेश्चन है ये, राइट, मतलब ये ऑब्जर्वेशन रिमार्क याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है वो नैरो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट दे सकता है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, बट हाई कोर्ट इशू कर सकता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी राइट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो ब्रॉडर है, क्योंकि ऑल इंडिया कवर होता है, हाई कोर्ट का सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया कवर होता है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ये आपको याद रखना, दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो ये था हमारे आज का डिस्कशन। आप ये PYQ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और जो PDF है वो आपको CSE मैट्रिक्स के ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।